Student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying subject professional ethics, bar bench relation, and mood code. And question is, state in brief the constitution and function of the Bar Council of India. तो स्टेट बार काउंसिल को आपने पढ़ लिया। हर एक स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल होती है। कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे दो स्टेट मिलके एक बार काउंसिल बनाई है, जैसे आपके पास पंजाब एंड हरियाणा है, उनकी कंबाइंड स्टेट बार काउंसिल है। इस तरीके से बड़ी सारी स्टेट्स ने मिलके जो है यूनियन टेरिटरी के साथ जो है बार काउंसिल बनाई है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव ने मिलके एक बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल बनाई है। इस तरीके से केरला और जो है पुदुचेरी, वहाँ पे उनकी कंबाइंड जो है स्टेट बार काउंसिल है। इस तरीके से तमिलनाडु और पौंडीचेरी जो है आपके पास लक्षद्वीप जो है उसकी अपनी एक वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल है। तो हर एक स्टेट की एक सिंगल स्टेट बार काउंसिल भी होती है, या दो से ज़्यादा स्टेट मिलके भी एक बार काउंसिल को बना सकती हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैं आपको बता दूँ एक गवर्निंग एक सुपरवाइजरी बॉडी है, जो जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं इंडिया में उनका सुपरविज़न जो है वो करती है। तो ये एक पेरेंट बॉडी यहाँ पे बन जाती है। तो अ बार काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अरेंज इन द सेक्शन 4 ऑफ द एडवोकेट 1961। तो सेक्शन 3 के अंडर स्टेट बार काउंसिल थी, सेक्शन 4 के अंडर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। किसका कौन सा सेक्शन, किस एक्ट का सेक्शन? एडवोकेट एक्ट 1961 का, विच इज़ नाउन एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्ट इज़ अपॉन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसकी एक्सपेंशन, इसकी जुरिडिक्शन जो है इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे चलती, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी जितनी भी स्टेट बार काउंसिल हैं उनके जो इनकी एक्सपेंशन, जो इस एक्ट की एक्सपेंशन जो है। Constitution. The Constitution of Bar Council of India is described in Section 5 of the Advocate Act 1961 following Constitution of the Bar Council of India. तो सेक्शन 5 के अंदर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया कि यहाँ पे कौन कौन से मेंबर होंगे। वन इलेक्टेड मेंबर अमंग द मेंबर्स ऑफ एवरी स्टेट बार काउंसिल। तो जितने भी स्टेट बार काउंसिल आपने पढ़ी ऊपर, हर एक स्टेट बार काउंसिल का जो एक इलेक्टेड मेंबर है यहाँ पे भी एक मेंबर होगा। हर एक स्टेट बार काउंसिल जो है अपने मेंबर्स में एक मेंबर का इलेक्शन करेगी और उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजेगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज एक्स ऑफिशियो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है, एडवोकेट होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है जब स्टेट गवर्नमेंट किसी डिस्प्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिस्प्यूट में होती है, तो वो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। मैंने आपको बताया एक्स ऑफिशियो कौन होता है, जो डेजिग्नेशन, दो डेजिग्नेशन को होल्ड करे एक टाइम पे, तो फिर उसको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये यहाँ पे भी एक्स ऑफिशियो होता है, जो कि असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इसके अलावा ये दोनों जो है यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, और हर एक स्टेट बार काउंसिल का एक मेंबर जो होता है वो यहाँ पे अपॉइंट जो है किया जाएगा। Any such person would be member of Bar Council of India who possess the qualifications specified by Section 2 of Section 3. He has been advocate for the minimum 10 year of the State Bar Council of Advocate. तो यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन है कि जो है जहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो कम से कम एडवोकेसी में 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रखते हों। There will be one president and vice president of Bar Council of India, and these will be elected by the member of the Bar Council of India. तो आपने स्टेट बार काउंसिल में भी देखा था, वहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे भी जो है स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट और बार प्रेसिडेंट और इनकी इलेक्शन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं। द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर हु इज इलेक्टेड बाय द स्टेट बार काउंसिल विल बी, इनका कार्यकाल कितना होगा ये यहाँ पे बताया गया। एक्स ऑफिशियो जो मेंबर है 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन, तो 2 साल के इलेक्शन टू एक्स ऑफिशियल मेंबर जो है 2 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। इन अदर मैटर्स टिल द पीरियड ऑफ पोजेस पोस्ट एंड मेंबर ऑफ स्टेट बार। अदर मैटर में जब तक कि वो उस एज ए मेंबर जो है स्टेट बार काउंसिल, कोई भी मेंबर जो वहाँ जितने भी मेंबर जो हैं जो कि स्टेट बार काउंसिल से हैं, जब तक वो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं यहाँ पे भी मेंबर जो है बने रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए बार काउंसिल एज ए कॉर्पोरेट बॉडी। तो जैसे स्टेट बार काउंसिल एक कॉर्पोरेट बॉडी थी, वैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक कॉर्पोरेट बॉडी है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। तो इनका भी अपना एक परपेचुअल सक्सेशन है, मींस मेंबर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये जो बॉडी है ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी।
क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है, इनकी अपनी कॉमन सील है, ये भी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं, मूव प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैन बी सूड एंड बाय सूड, इनके अगेंस्ट केस हो भी सकता है, ये किसी पे केस कर भी सकते हैं। राधे लाल गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कंसिडर्ड बार काउंसिल एज ए कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंबर्स प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज इट्स कॉर्पोरेट बॉडी। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल को एक कॉर्पोरेट बॉडी माना है और इसके मेंबर प्रेसिडेंट मिलके जो है एक कॉर्पोरेट बॉडी अपने आप में बन जाते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यह केस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्सेस एडवोकेट जनरल, it has been stated that merely with the end of the term of the member of the bar council the status of its eternal right of possession does not come to an end। तो कोई भी मेंबर जब जिसका टर्म जो है ख़त्म हो जाता है बार काउंसिल में, तो ये नहीं है कि उसके सारे राइट ख़त्म हो जाते हैं या फिर ये जो बॉडी है जो एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है, ये हमेशा जो एग्जिस्टेंस में रहेगी। तो यहाँ पे अब फंक्शन क्या है स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड दीज आर, सेक्शन 7 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन बताए गए हैं। टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स फॉर द एडवोकेट, एडवोकेट में क्या एटिकेट्स होने चाहिए और प्रोफेशनल कंडक्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको ले डाउन करता है, उसको उसके लिए जो है ये काम करता है। टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बी इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी एंड द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल। तो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी अपनी है और हर एक स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपनी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। तो ये डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे काम करेंगे, इनका प्रोसीजर क्या होगा, उसके रिगार्डिंग जो है रूल बना सकते हैं। टू सेफ गार्ड द राइट्स प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट, तो इनका काम भी यही है एडवोकेट के राइट प्रिविलेज और उसके इंटरेस्ट को सेव करना। टू प्रमोट द सपोर्ट द लॉ रिफॉर्म, ये आप ऊपर भी पढ़ा था। टू डील विद द डिस्पोज ऑफ एनी मैटर अराइजिंग अंडर द एक्ट विच मे बी रेफर टू इट बाय द स्टेट बार काउंसिल, ऐसा कोई भी मैटर जो कि स्टेट बार काउंसिल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रेफर किया है उससे डील करना, उसको देखना, इंटरटेन करना। टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन और कंट्रोल ओवर द स्टेट बार काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यही है कि ये जितने भी स्टेट बार काउंसिल इंडिया में है उन पे एक जनरल सुपरविजन करता है, उनको देखता है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और एज पर द एडवोकेट एक्ट 1961 काम करने के नहीं कर रहे हैं। टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ सच एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन विद द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया इम्पार्टिंग सच एजुकेशन एंड स्टेट बार काउंसिल। तो लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना इंडिया में और यूनिवर्सिटी के साथ मिल के काम करना इंडिया में ताकि लीगल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके और स्टेट बार काउंसिल के साथ मिल के काम करना। टू रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सिटीज़ हुज डिग्री इन लॉ शैल बी क्वालिफिकेशन फॉर द इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट फॉर द पर्पस ऑफ विजिट एंड इंस्पेक्ट द यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना जो कि लॉ के फील्ड में जो है डिग्री दे रहे हैं और जो इनरोलमेंट जो है एज एन एडवोकेट करवा रहे हैं और टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटीज़ में इंस्पेक्शन भी करना, विजिट भी करना। स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है यूनिवर्सिटी के साथ जो है विजिट, यूनिवर्सिटी में जाके विजिट भी करते हैं। टू कंडक्ट द सेमिनार एंड ऑर्गेनाइज द टॉक ऑन लीगल टॉपिक्स, लीगल टॉपिक्स पे सेमिनार कंडक्ट करवाना और एमिनेंट ज्यूरिस्ट के जो जर्नल्स हैं उनको पब्लिश कराना, उनके पेपर्स और लीगल इंटरेस्ट के जो उनके पेपर हैं उनको जो है पब्लिश करना। तो देखिए ऑलमोस्ट स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन जो इंडिया के फंक्शन जो है सेम है। हाँ, बस कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे ये एक जनरल सुपरविजन का काम करता है ऑन द एवरी स्टेट बार काउंसिल पे। फ्री लीगल पोर को प्रोवाइड कराना। टू रिकोगनाइज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस फॉरेन क्वालिफिकेशन फॉर लॉ ऑब्टेन आउटसाइड इंडिया, तो अगर फॉरेन से अगर कोई लॉ की डिग्री करके आया है या फॉरेन से कोई इंडिया में आके एज एन एडवोकेट इनरोल होना चाहता है तो रेसिप्रोकल बेसिस पे जो है वो क्वालिफिकेशन डिसाइड करना। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक समझौता होना चाहिए ताकि दोनों कंट्री के पर्सन जो है एक दूसरे की टेरिटरी में जो है एज एन एडवोकेट इनरोल हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग रूल भी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाता है। टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने फंड हैं उनको मैनेज करना, उस फंड को इन्वेस्ट करना। टू प्रोवाइड द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, इनके मेंबर्स जो है इनका इलेक्शन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर का इलेक्शन जो है स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कराता है, जैसे स्टेट बार काउंसिल के जितने मेंबर हैं उनका इलेक्शन जो है स्टेट बार काउंसिल ही कराता है।
टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस कन्फर्म, इसके अलावा जो भी फंक्शन जो है इस एक्ट के अंडर उनको कन्फर्म किए गए वो सारे करना, और इसके अलावा और कोई भी काम जो कि ज़रूरी है इस एक्ट के अंडर फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए वो भी करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड, तो जैसे स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया फंड बनाती, स्टेट बार काउंसिल फंड बनाती है, वैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी सेक्शन 7 क्लॉज 2 के अंडर जो है फंड जो है रेज कर सकती है। पर्पस क्या होगा, जो भी एडवोकेट्स हैं, पोर एडवोकेट हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स के लिए, हैंडीकैप्ड एडवोकेट है उनके लिए फाइनेंशियल स्कीम और वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लीगल एड के लिए जो है फंड जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर इस्टेब्लिशमेंट और लाइब्रेरीज बनाने के लिए भी फंड जो है इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो ये पावर जो है यहाँ पे आपके पास है। थैंक यू सो मच।